गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक स्टडी सर्किल। कैसे हो मेरे दोस्तों और कैसे चल रही है आप लोग की एग्जाम की तैयारी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो क्योंकि प्रीलिम्स इतने जल्दी नजदीक आ रहा है, आप लोग की दिल की धड़कनें उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही होंगी। ओके, सो अपने करंट अफेयर सीरीज में आज हमारा 6th डे है करंट अफेयर सीरीज का, और हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। ओके, टुडे टॉपिक। तो गाइस आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कि शैडो कैबिनेट क्या होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और इसका क्या रोल है गाइस इंडियन डेमोक्रेसी में या वर्ल्ड डेमोक्रेसी में शैडो कैबिनेट का किसी भी कंट्री के लिए। ओके, फिर हम देखेंगे कि ये डेंगू मलेरिया जो होती है गाइस, जो डिजीज होती है जो मच्छरों के काटने से होती है, वो क्यों होती है, इसके क्या उनसे रीजन होते हैं। ओके, देन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, फॉरेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बट वी आर गोइंग टू अगेन रिवाइज दिस। ओके, फिर मुक्ति वाहिनी क्या है, ये कौन सी कब स्टेब्लिश किया गया था, इसके क्या रीजन है। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, राइट टू प्राइवेसी का पूरा बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे, कब से स्टार्ट हुआ और कब इसको राइट टू प्राइवेसी घोषित कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पढ़ेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बट हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 पढ़ेंगे, जो अभी रिसेंटली जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, जो कि यूके के ग्लासगो में हुआ था। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, क्या इसका पर्पज है। ओके, फिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एनसीबी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये टॉपिक भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, बट फिर भी हम कवर करने वाले हैं इसको एज ए रिवीजन के पार्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है गाइस, ये क्यों बनाया गया था, इस पे कौन कौन से कमिश्नर्स होते हैं, कितने टर्म्स होती हैं, कौन कौन अपॉइंटमेंट कमीशन होता है, इसके रिकमेंडेशन से अपॉइंट किया जाता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसके सैलरी अलाउंसेस कितने हैं, कहाँ पे इसका टर्म्स है, इसका रिमूवल कैसे होता है। ओके, फिर एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस डॉक्टर रिपोर्ट देख लेंगे इसमें। ओके, सो आज का ये सारा टॉपिक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज गाइस वी हैव द शैडो कैबिनेट। ओके, सो व्हाट इज द शैडो कैबिनेट। ओके, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उससे शैडो कैबिनेट से पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझो कि कोई रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी मतलब कि जिसकी गवर्नमेंट है। ओके, गवर्नमेंट में क्या होगा, होम मिनिस्टर होगा गाइस, होम मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा। ओके, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर होंगे। ओके, फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होंगे। ओके, इन सबके मिनिस्टर्स होते हैं गाइस, राइट, जो रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट जिनकी होती है। ओके, इस रूलिंग पार्टी में गाइस देखो, होम मिनिस्टर का कुछ अलग काम है, डिफेंस मिनिस्टर का कुछ अलग काम है, कॉमर्स इंडस्ट्री का कुछ अलग काम है, और फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं गाइस, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन एलोकेटेड होते हैं रूलिंग पार्टी के। ओके, ना समझ में आ गया। अब गाइस अपोजिशन क्या करता है इसमें अपोजिशन का रोल क्या है। अगर शैडो कैबिनेट की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में अपोजिशन भी एक अपना कैबिनेट फॉर्म करता है, और वो एक बंदे को असाइन करता है, ओके यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फैमिली वेलफेयर। मतलब कि जो भी रूलिंग पार्टी की का कोई भी इंसान जो है फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर होगा, वो भी जो भी रूल्स रेगुलेशन सारा चीज बनाएगा। ओके, अपोजिशन पार्टी का मेंबर जो भी तय किया होगा कि वो फैमिली एंड वेलफेयर के, फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर को टेक करेगा, तो जो भी रूल्स बनाया जाएगा फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा, अपोजिशन पार्टी का बंदा जो इसको देखेगा ये सारा रूल सही है नहीं, अगर सही या गलत है तो उसके जाकर के क्वेश्चन करेगा कि नहीं हम इस पे एग्री हैं, नहीं इस पे एग्री नहीं है। ओके, इसी प्रकार से कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का डिसीजन लिया जाएगा तो अपोजिशन पार्टी उसका अपोज कर सकती है अगर उसको लगता है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इससे क्या होता है गाइस कि एक पर्टिकुलर कंट्री का जो डेमोक्रेसी है मेंटेन रहती है, किसी पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। ओके, तो ये पूरा शैडो कैबिनेट है। शैडो कैबिनेट जो है बेसिकली गाइस ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, यहाँ पे ऐसे फॉलो किया जाता है, वहां पे जो अपोजिशन होती है वो हर एक अपने बंदे को, हर एक मेंबर को, ओके पार्लियामेंट्री मेंबर को अपोजिशन पार्टी लगा देती है दूसरे दूसरे मेंबर के लिए। ओके, आप ये कैबिनेट देख लोगे, ये मिनिस्टर्स को देख लोगे, इफ दे आर मेकिंग एनी रूल, दे आर एनीथिंग अनाउंस देयर, वेदर दे आर वैलिड और नॉट। ओके, सो ये क्या करता है, इट इज फॉर्म बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर फ्यूचर इन मिनिस्टर पर्पस। ओके, इसलिए गाइस कि इसको दिया जाता है कि भैया जाओ देखो कि जो रूलिंग पार्टी है, ओके वो सही से काम कर रही है कि नहीं, उसके मेंबर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, और गाइज अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है, इन फ्यूचर मान लो कि अगर अपोजिशन पार्टी जो है
कैबिनेट में आती है, अपोजिशन पार्टी अगर पावर में आती है, ओके, तो उसके जो मिनिस्टर जो प्रिपेयर किए जाते थे गाइस डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मिनिस्टर के पीछे, ओके, तो वो लोग गाइस वो फ्यूचर में वो ही मिनिस्ट्री ले सकते हैं। तो कोई फॉरेन मिनिस्टर के लिए काम कर रहा है तो फॉरेन मिनिस्टर का पोस्ट ले सकता है, ओके। इन सच ए सिस्टम एक्शन ऑफ कैबिनेट मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द मिनिस्टर ऑफ शैडो कैबिनेट, ओके। तो यही जो चीज मैंने समझाया वही चीज बोली गई, ओके। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी ऑन माय बिलो लेक्चर, ओके। देन गाइस दूसरा है हमारा डेंगू एंड मलेरिया, ओके। तो गाइस जो डेंगू होता है गाइस वो मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, ओके। ये एक जीनस फ्लेविविरस एक वायरस होती है गाइस, उसके द्वारा होता है, ओके। इसके काटने से होता है, ओके। तो इस मॉस्किटो का क्या नाम है गाइस? एंडीज, जीनस एंडीज, पर्टिकुलर एंडीज इजिप्टी, ओके। ये मॉस्किटो है जिसके काटने से होता है गाइस, ओके। दिस मॉस्किटोज आल्सो ट्रांसमिट द चिकनगुनिया ट्रांसमिट करता है गाइस, येलो फीवर एंड जीका इन्फेक्शंस, ओके, जीका वायरस, ओके। इस मॉस्किटो से जीका वायरस, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी होता है, ओके, एंडीज इजिप्ट से, डेंगू के अलावा, ओके। अभी भी इसकी गाइस देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट द डेंगू इन्फेक्शन, ओके। किसी को डेंगू हो गया तो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिससे कोई ठीक किया जा सके, ओके। मलेरिया गाइस एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, ओके, जो मॉस्किटो ब्लड बॉर्न डिजीज है गाइस। ये किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है, ओके गाइस। ये जो पैरासाइट्स होते हैं गाइस ये इन्फेक्टेड फीमेल, जस्ट अ मिनट गाइस, आई थिंक, ओके ओके। सो ये फीमेल, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ओके। ये फीमेल एनाफाइल्स मॉस्किटोज के काटने से होते हैं गाइस। वर्ल्ड WTO का कुछ इनिशिएटिव, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइस, WHO का कुछ इनिशिएटिव है, जैसे E20 2020 तक खत्म करना है, E25 इनिशिएटिव है ड्यूरिंग द ऑन मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च बाय द WTO और WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके। ये चीज याद रखना। मोस्टली देखो कि ये जो डेंगू है किसके काटने से होता है और मलेरिया किसके काटने से होता है? ये एंडीज मॉस्किटो से, और कौन? चिकनगुनिया, येलो फीवर और ये जीका वायरस, ओके। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके गाइस। फॉरेस्ट, जंगल गाइस। पहली बात तो जंगल्स देखो, जब कोई जंगल होता है गाइस तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इतना समझ लो, ओके। बस इस जंगल को गाइस कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगा, ओके, या दोनों लोग मैनेज करेंगे। जब 1976 से पहले गए, अगर बात करें 1976 से पहले, ओके, जो जंगल था तो वो जो है स्टेट के अंतर्गत आती थी। बट जो है 1976 में 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, फॉरेस्ट को जो है ट्रांसफर कर दिया कंकरेंट लिस्ट में 7 शेड्यूल। कंकरेंट लिस्ट में गाइस वहां पे जो है दोनों सेंटर और स्टेट दोनों जो है मिलकर के काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटर है, स्टेट है और देन कंकरेंट लिस्ट है, ओके। 7 शेड्यूल सेंटर में सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट में स्टेट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर के लॉ बनाते हैं, ओके। ये अगर गाइस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल जो है 25 जो डीपी फंडामेंटल ड्यूटी है गाइस, उसके आर्टिकल 51A के G जो है वही बात करता है प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करने नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आर्टिकल 41A की बात करें DPSP के डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो गाइस ये भी कहती है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ओके। अगर बात करें गाइस की 5 स्टेट्स जो है जिनमें सबसे ज्यादा क्या है फॉरेस्ट कवर है, ओके, तो जैसे कि MP हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, मतलब कि 5 सबसे ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके। तो मतलब ये है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट MP में है, देन अरुणाचल प्रदेश में है, देन छत्तीसगढ़ में, देन उड़ीसा में, देन महाराष्ट्र में है, ओके। अगर 5 ऐसे स्टेट की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज में फॉरेस्ट कवर, देखो एक होता है, देखो एक ये स्टेट है, ओके, एक ये स्टेट है, मान लो कि इतना है, इतना फॉरेस्ट है, ओके, जिसको मान लो 70%, मतलब 30% फॉरेस्ट है, मतलब 300 हेक्टेयर मान लो स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है, ओके, स्क्वायर किलोमीटर मतलब 300 स्क्वायर किलोमीटर मान लो फॉरेस्ट इसमें है, इस एरिया में, ओके। इसकी बात करें, एक है गाइस की
ये बात करता है कि मान लो कि 50% फॉरेस्ट है। ओके, तो जो पहला वाला मैंने बताया वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। दूसरा वाला ये बता रहा है कि मैक्सिमम ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है। तो अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज में किसके फॉरेस्ट कवर है इसके लैंड के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप है, देन मिजोरम है, देन अंडमान एंड निकोबार है, देन अरुणाचल प्रदेश है, देन मेघालय है। ओके, एक इसी से रिलेटेड गाइज एक था कि बॉन्ड चैलेंज ऐसा कुछ दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था बॉन्ड चैलेंज में, जिसे डिग्रेडेटेड लैंड होती है, लैंडस्केप होती है, रेतीले, ओके, डिफॉरेस्टेड लैंड है, उसको क्या करना है गाइज, हमको रिस्टोर करना है, डिफॉरेस्ट को रिस्टोर करना है। एफॉरेस्टेशन में डिग्रेडेटेड लैंड को, जो रेतीले बालू, वहां पे पेड़ लगाना है। ओके, तो इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जर्मनी के द्वारा, और आयुशियन आयुशियन है गाइज, आयुशियन के द्वारा इन 2011 में लॉन्च किया गया था। इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया हुआ है। बॉन्ड चैलेंज को याद रखना, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है बॉन्ड चैलेंज को इंडिया ने रेक्टिफाई किया है नहीं किया। ओके, तो वो आपको क्लियर हो गया। ओके, चलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मुक्ति वाहिनी। गाइज मुक्ति वाहिनी क्या थे गाइज, एक लोकल ट्रूप्स थे, लोकल लोग थे, कहाँ के, बांग्लादेश के। ओके, जिसको जो है इंडियन आर्मी ने ट्रेन किया था गुरिल्ला वार करने के लिए पाकिस्तान को। अभी तो बांग्लादेश है। ओके, पहले क्या था गाइस कि जो आज का पाकिस्तान है हम लोग उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, जो आज का बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ओके, 1971 से पहले हुआ क्या गाइस कि 1971 में या उससे पहले जो है, जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है गाइस, वो सोचता था कि उसको कंट्रोल करे ईस्ट पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। ओके, बट बांग्लादेश गाइस अपना एक इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, वो किसी को इंटरफेयर नहीं चाहता था। ओके, फिर क्या हुआ गाइस कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, उसने क्या है ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया। ओके, जिसकी वजह से गाइस ईस्ट पाकिस्तान में जो आज के बांग्लादेश है गाइस, वहां पे बहुत ज्यादा मारकाट होने लगी, लोगों को मारने पीटने लगे, जो भी अपोजिशन अपोज करता था वेस्ट पाकिस्तान को, सब उसको मार रहे थे बांग्लादेश में। ओके, तो 26 मार्च 1971 में इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान ने, आज के बांग्लादेश पे। ओके, इसका रिजल्ट इतना ज्यादा हुआ कि गाइस बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी जो है वहां से निकल निकल बांग्लादेश से भागने लगे, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, इन सारे एरिया में भागने लगे। ओके, तो इतना ज्यादा गाइस की रिफ्यूजी का बर्डन हो गया हमारे देश में कि उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ओके, इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं इसको रोकना पड़ेगा, तो उसने क्या किया गाइस कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो है कॉपरेशन साइन किया। ओके, कॉपरेशन किया। ओके, और फिर उन्होंने गाइस अपने जो है कुछ सैनिक भेजे। ओके, सैनिक भेजे जो है, इंडियन आर्मी ने अपने सैनिक भेजे। ओके, और वहां पे जो है, वहां पे जो लोकल लोग थे वहां को ट्रेन करना स्टार्ट किया, जिसको बोला जाता है मुक्ति वाहिनी। ओके, जो कि गोरिल्ला वार के तहत जो है वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी को मार रहे थे ये लोग। ओके, गोरिल्ला वार की तरफ। तो हुआ क्या गाइस कि उसके बाद जो है बहुत सारा ऑपरेशन करने के बाद जो है फाइनली जो है हमारी जो है आर्मी ने उसको डिफीट कर दिया, मतलब कि वेस्ट पाकिस्तान को डिफीट कर दिया 1971 में, और फिर जो है हमारा ईस्ट पाकिस्तान बना, बांग्लादेश का जन्म हुआ। ओके, बांग्लादेश का जन्म हुआ। ओके गाइस, जब गाइस कहा जाता है उस टाइम पे कि जब साइन किया गया था गाइस, जो इंडियन आर्मी के चीफ है और पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं उनके द्वारा, अराउंड 93 के 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी आत्मसमर्पण की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि स्वर्णिम विजय दिवस के नाम से हम लोग इसको मनाते हैं। ओके गाइस, स्वर्णिम विजय दिवस को क्यों मनाते हैं गाइस, 1971 के वार की वजह से। ओके, नेक्स्ट है गाइस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मतलब कि नया पार्लियामेंट बना, आज जो पार्लियामेंट है हमारे दिल्ली में, उसके अलावा गाइस एक न्यू पार्लियामेंट बनाई जा रही है। ओके, देखो नया पार्लियामेंट। ओके, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ओके, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनाया जाएगा, पार्लियामेंट हाउस बनाया, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक बनाया जाएगा। ओके, इंडिया गेट और नेशनल आर्की अदर उसके सामने बनाया जाएगा। ओके, ये गाइज अगर बात करें तो जो हमारा सेंट्रल जो अभी का आज का पार्लियामेंट है गाइज, वो कैसे बना था, कब बना था, तो 1911 में जो किंग जॉर्ज सेकेंड थे, उन्होंने दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट किया, और उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया जो है कलकत्ता से, जब दिल्ली के। ओके, तो फिर उन्होंने बात की कि पार्लियामेंट टाइप का कुछ होना चाहिए। ओके, तो इसको ये टास्क किसको दिया गया है, इसका टास्क जो है
एडविन लुटियन को दिया गया, ओके, और हार्बर्ट बेकर को दिया गया, ओके, इन दोनों बंदे को दिया गया। जो हार्बर्ट बेकर थे गाइस, इन्होंने ही पिटोरिया में भी उसकी जो है यूनियन बिल्डिंग बनाया था, जो कि वहाँ का पार्लियामेंट था पिटोरिया में, साउथ अफ्रीका के, वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बना चुके थे उस टाइम पे, ओके। तो इन्होंने फिर पार्लियामेंट हाउस बनाया, इट वाज डिजाइन बाय द लुटियंस एंड बेकर, ओके। जो पार्लियामेंट की हाउस है अभी इंडिया की, वो किसको डिजाइन किया था? लुटियंस और बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन इंडियन लुटन ने डिजाइन किया था, लिटियंस ने डिजाइन किया था, और सेक्रेटेरिएट जो हाउस है वो के हार्बर्ट बेकर ने, ओके। अभी जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसमें लोकसभा में जो है एक तस्वीर बनाई जाएगी, जो किसकी तस्वीर, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है कि लोकसभा में जो फोटो लगी है वो किसकी है। तो याद रखना अपने नेशनल बर्ड की है, पीकॉक की है, नेशनल फ्लावर लोटस की जो राज्यसभा में लगेगी, और सेंट्रल लॉन में जो है बनियान ट्री, मतलब बरगद का पेड़ जो है हमारा राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय ट्री जो है बरगद का पेड़, ओके। तो सेंट्रल लॉन में लगाई, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। और हमारा जो बनने के बाद गाइस हमारा जो सेंट्रल लॉन, सेंट्रल स्टाफ प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। यहाँ पार्लियामेंट हाउस है कि उसके जस्ट सामने हमारा ट्रायंगल शेप में ये बनेगा हमारा, ओके। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, हम लोग पढ़ेंगे आज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी। ऐसा नहीं है कि राइट टू प्राइवेसी, लोगों की प्राइवेसी अचानक से आगे, ओके चलो गवर्नमेंट को लगा नहीं इन लोगों को प्राइवेसी दे देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज होती है गाइस तो उसके चीजें, उसके पीछे होने के बहुत सारे कारण होते हैं, और बहुत दिनों से वो चली आ रही है। अगर बात करें गाइस तो ये नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक केस आया था 2009 में, ओके। और राइट टू प्राइवेसी 2017 में, मतलब कि सीधे 7-8 साल के बाद, 8 साल के बाद जो है वो प्राइवेसी मिली, ओके। एक ऐसा कुछ केस आया था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। इसमें क्या बोला गया, दिल्ली कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 377 है, मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी जो है गाइस, ओके, उसको, या एलजीबीटी कमेटी, एलजीबीटी जाकर के पढ़ना कभी एलजीबीटी के बारे में, ओके। तो जो सेक्शन 377 मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी है गाइस, उसको बोला गया कि लीगल है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ओके, इसको लीगल बना दिया गया। लेकिन सुरेश कुमार कौशल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल कर दिया, जो दिल्ली गवर्नमेंट की थी, उसे 2013 में ही गाइस, और फिर बोला कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, ओके। फिर गाइस उसके बाद भी अगर बात करें तो 2014 में ही नेक्स्ट ईयर एक केस आया था, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2014 में। इसमें बोला गया कि थर्ड जेंडर बनाना है। थर्ड जेंडर मतलब कि जो ट्रांसजेंडर है गाइस, उसको भी जो है थर्ड जेंडर के तौर पर रखा जाएगा, ओके। मतलब कि उनको भी जॉब्स दी जाएंगी, उनको भी एजुकेशन वगैरह में हर जगह जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी थर्ड जेंडर बनाना, ओके। फिर 2017 में गाइस एक केस आया, जिसके बाद 2017 में जिसको बोलता है के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और के पुट्टास्वामी की वजह से हमको क्या मिल गया, राइट टू प्राइवेसी मिल गया आर्टिकल 21 की तरफ। उसके बाद नवजोत सिंह जोहर आ गया गाइस 2018 में नेक्स्ट ईयर ही, और इसके बाद बोला गया भैया अब जो है इसको जो है सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया जाए, क्योंकि बंद कमरे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, ओके। तो इसीलिए इनको क्या किया गया, इस पे बहुत सारे, आयुष्मान खुराना की एक मूवी भी आई है, ओके, तो जाकर देख लेना। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो है पहले तो ये थर्ड जेंडर का मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा है राइट टू प्राइवेसी की लोगों की प्राइवेसी में कोई हनन ना कर सके, थर्ड, तीसरा ये नवजोत सिंह जोहर वैसे, ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के पढ़ लेना, ओके, या रट लो जैसे ये कहीं ना कहीं। अगर बात करेगा 2021 के ही क्वेश्चन पेपर में राइट टू प्राइवेसी आया था, किस आर्टिकल के अंदर, सिंपल सा सोचो, 2 नंबर का मार्क यही से मिल जाएगा आपको, सिंपल सा, ओके। देन गाइस हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हम यहाँ पे क्रॉप के बारे में कह रहे हैं, ओके। किसी भी क्रॉप की गाइस जेनेटिक उसका जीनिन में, मतलब किसी भी क्रॉप है, कोई भी मान लो कि राइस है, राइस में कभी कभी गाइस बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, ओके। हमारे एरिया में बोला जाता है राइस में कि कुछ कुछ उसके दाने जो हैं सड़ जाते हैं, ओके। तो गाइस उस बीमारी को, अगर इस तरह की बीमारी अगर उसका मैं जीन में मॉडिफाइड कर कुछ ऐसे प्रोटीन उस जीन में ऐड कर दूं
मतलब कि इस जीन में मॉडिफाई करके कुछ ऐसे प्रोटीन में ऐड कर दूं कि इस तरह की कोई भी फंगस, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी पेस्टिसाइड जो उस पर अटैक करे तो खुद ही मर जाए। वो ऐसा जीन हो कि वो किसी भी चीजों से डरे ना, मतलब वो उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, तो सब बोलोगे तो बहुत अच्छा है, राइट, कि मैं ऐसा प्रोटीन इस राइस में ऐड कर दूं कि इसको कोई भी किसी भी चीजों से कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मतलब कि इस राइस में ना कोई फंगस लगे, ना कोई इन्फेक्शन लगे, ना कोई पेस्ट इस पे खराब कर सके इस फसल को। ओके, तो बहुत अच्छा लगा। द प्रॉब्लम स्टार्ट गाइज यहाँ से होती है इसमें कि इस राइस को खाएगा कौन? इंसान ही तो खाएगा। और ये चीजें गाइज कहीं ना कहीं इंसान जब खाएगा तो कहीं ना कहीं ये इंसान को भी तो इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो यही चीजें गाइज कहा गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में। अगर बात करें गाइज इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन है। बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस टूरिजेनेसिस। ओके, ये नाम है गाइज, एक बैक्टीरिया का नाम, सॉइल बैक्टीरिया का नाम है जिसको बोलता है बीटी कॉटन। ओके, ये यही एक सिंगल क्रॉप है, सिंगल एक क्रॉप है गाइज इंडिया में जिसको अलाउड किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड उगाने की। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे क्रॉप रिसेंटली गाइज, ये एक्चुअली ये न्यूज में क्यों है मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। न्यूज में इसलिए है कि अभी कुछ टन हमारे यहाँ से जो है राइस भेजा गया है यूरोपियन कंट्री में। और हुआ क्या, यूरोपियन कंट्री को पता चला कि ये राइस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इंडिया ने पहले तो साफ डिनाइट कर दिया कि हमारे यहाँ सिर्फ बीटी कॉटन के अलावा कोई भी क्रॉप जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड उगाई नहीं जाती है। बट बाद में रिसर्च से पता चला कि महाराष्ट्र के कुछ किसान ऐसे हैं जो कि इलीगल तरीके से इस तरह से वो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की भी पैदा कर रहे हैं। ओके, जो कमर्शियली यूज के लिए नहीं था, एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए था, फिर भी वो लोग किए और बहुत ज्यादा अमाउंट में गाइस गवर्नमेंट ने बिना जांचे उस राइस को जो है फॉरेन भेज दिया। इससे हमारी बहुत सारे रेपुटेशन भी खराब हुई और यूरोपियन कंट्री ने साफ मना कर दिया यहाँ से राइस इंपोर्ट करने के लिए। ओके, तो समझ में आ गया ये कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखो ये पॉइंट याद रखना कि बीटी कॉटन का अलावा नहीं है हमारे यहाँ। बीटी का मतलब है बैलिकेसिस टूरिजेनेसिस, ये बैक्टीरिया इसके द्वारा इसमें प्रोटीन टॉक्सिक डेवलप किया जाता है कि जो पिंक वेलवॉन है, ये एक प्रकार का गाइस पेस्ट होता है। ओके, जो कि क्या करता है कि खा जाता है इस कॉटन को। ओके, तो इसके अगेंस्ट जो है प्रोटीन टॉक्सिक जो का ऐड किया गया इसमें कॉटन में, जो कि इस तरह के कोई भी इशू है, इस तरह कोई पेस्ट है तो उसको जो है मार सके या उससे लड़ सके। ओके, इंडिया में गाइस इसका लीगल पोजीशन क्या है कि अगर आपको कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है अगर उगाना है तो आपको जो है इससे GCA और FSA फूड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके द्वारा GEAC मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा गाइज ये अप्रूव किया जाएगा, तभी जो है वो माना जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को आप उगा सकते हो। ओके, अगर बात करें गाइज तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक अपेक्स बॉडी है। ओके, दैट अलाउ द कमर्शियल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, अगर सोच रहे हो कि अनअप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर यूज कर रहे हो, ओके, जो कि अप्रूव्ड नहीं है, तो आपको 5 ईयर के लिए जेल हो सकती है, 1 लाख की फाइन हो सकती है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऑन द कमेंट। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ओके, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी गाइस निकला कहाँ से? पहले तो देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो है गाइस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है पिक्चर में आई। देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, साइन किया गया था 1992 में। ओके, ओके, जिसको हम लोग अर्थ समिट और रियो समिट बोलते हैं। ओके, या रियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इंडिया जो है एमंग वन था जो गाइस ने होस्ट किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑल द 3 रियो कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज या UNCCF। ओके, UNCCF। ओके, जिसमें क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए या लैंड के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इन तीनों को जो इंडिया ने साइन किया था। ओके, या बोल सकते हैं इसको होस्ट किया था गाइस। ओके, अगर बात करें गाइस तो जो UNFCCC है गाइस, ये 21 मार्च
1944 में पिक्चर में आया था गाइस, जिसको 197 कंट्री रेक्टिफाइड कर दिया गया है। और ये जो पेरेंट ट्रीटी है जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट का पेरेंट ट्रीटी है, आल्सो नोन एज 1977 का, इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कि कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुए हैं, कब कब साइन किया, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट गाइस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी देख लेते हैं। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इसका गाइस अगर इसकी बात करें गाइस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का ये मिलते हैं एवरी ईयर में। ओके, जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी गाइस वो 1995 में हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी 1995 में जर्मनी में हुई थी। जो तीसरी गाइस ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें बोला गया था गाइस कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लीगली बाइंड होगा जो है कंट्री को। ओके, लीगली बाइंड होगा और डेवलप करेगा जो डेवलप्ड कंट्री का जो इमिशन रिडक्शन ऑफ टारगेट, मतलब कि जो भी डेवलप कंट्री के लिए वाइज डिसीजन लिया जाएगा इमिशन इतना रिडक्शन करना है, उसको जो है सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। ओके, 2002 की बात करें तो गाइस 2002 में जो 8वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया था। ओके, इसमें बोला गया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में जो डेवलप्ड कंट्री है गाइस, वो लोग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे कि जो है क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट से रिलेटेड इशू को टैकल किया जा सके। जो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 21वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। ओके, इसमें बोला गया कि जो गाइस प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर है गाइस, उसमें 1.5 से ज्यादा नहीं आना। मतलब कि जो जब प्री इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था दुनिया में, जो 1970 में 1770 ईस्वी के अराउंड। ओके, उस टाइम पे गाइस जो भी टेम्परेचर हो रहा होगा उस टाइम से आज के दिन में 1.5 डिग्री से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर जा रहे हो ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वी आर इन द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट। ओके, फिर गाइज ये भी बात किया कि जो रिच कंट्री है वो 100 बिलियन देंगी ईयर फंडिंग देंगी। ओके, 2020 तक का। ओके, जिससे कि लोगों को क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। उसके बाद 2018 में गाइज ये क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो वाइस प्रोटोकॉल आया, जो कॉन्फ्रेंस पार्टी 24 था पोलैंड में हुआ था। उसमें बोला गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी। इसमें ये बोला गया गाइज कि लोग अपने नेशनल के हिसाब से जो भी नेशनल जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का लोग अपने मतलब कि जो लोगों के नेशन में, मतलब कि जो दुनिया में देश है उनमें एक डिटरमाइन कर दिया गया कि आप इतना इतना कंट्रीब्यूट करोगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, चलते हैं गाइज, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था उसमें क्या। तो गाइज ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुआ है वो ग्लासगो में हुआ था। ओके, जिसमें 140 कंट्री मिलकर काम किया और सबने मतलब अनाउंस किया कि जो नेट जीरो, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन निकल रहा है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को नेट जीरो करेंगे। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने बोला कि जो अपना नेट जीरो इमिशंस जो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 2017 तक जीरो कर देगा। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जीरो कार्बन इमिशन करेगा, इसका मतलब नहीं। आप मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने 100 बिलियन टन अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया एक इंडिया में एक ईयर में, तो वो उसको जो है खत्म करने के लिए 100 बिलियन टन जो है क्या खत्म करने के लिए वो क्या करेगा? पेड़ लगाएगा या कुछ और करेगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट करेगी। ओके, फिर इंडिया ब्रिंग्स द नॉन फॉसिल फाइल गाइस, 2030 तक का टारगेट है गाइस कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में 50 गीगाहर्ट्ज तक जो है, गीगावाट तक जो है एनर्जी जो है डेवलप करेगा। ओके, इंडिया कार्बन इंटेंसिटी डाउन 45%, 2030 तक जो है 45% तक नीचे ला देगा। 50% तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेगा 2030 तक। ओके, और इंडिया रिड्यूस द 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशंस फ्रॉम द टोटल प्रोजेक्शन ऑफ इमिशंस बाय 2030। ओके, तो 1 बिलियन टन ऑफ इमिशंस कार्बन इमिशन गाइस रिड्यूस करेगा 2030 तक। 2030 तक का सारा टारगेट है गाइस, एक ये 2017 तक का है जो नेट जीरो इमिशन के लिए है। ओके, फिर गाइस नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये 2 लाइन इतना समझ लो। ओके, 2 लाइन में देखिए ये क्या बोला। इन्होंने बोला कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओके, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गाइस, वो मिनिमम टैक्स जो है उस पर 15% देंगी। तो मिनिमम टैक्स रेट 15% देंगी। तो किस पे टैक्स देंगे गाइस? जो कि उनके यहाँ से क्या ले रहे हैं वो लोग,
कैपिटल गेन। ओके, कैपिटल गेन। ओके, कैपिटल गेन टैक्स जो है 15% लगाया जाएगा। ओके, किसने अनाउंस किया था गाइस? ओईसीडी ने। इंडिया जो है एग्री कर दिया था, जो है 136 कंट्री जो है एग्री, इंक्लूडिंग इंडिया भी। ओके, ओईसीडी में अगर बात करें गाइस तो 38 मेंबर है। ओके, और इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस। ओईसीडी का मेंबर इंडिया नहीं है। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ है गाइस? जो गूगल है, इंफोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओके, फेसबुक है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ओके, इन सब पे ये सारा टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स 15% हर कंट्री में। ओके, इन्होंने बोला कि भैया चलो ठीक है। ओके, एग्रीमेंट को जो है एक लॉ लेकर आओ 2022 तक, जो कि ये इफेक्ट हो जाए, ये टैक्स जो है लोगों को लेना लगे 2023 तक का, लोगों के अकाउंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट में कैपिटल गेन टैक्स 15% लेने लगे। ओके, स्टॉप द फाइनेंशियल डाइवर्जन ऑफ हेवन। ओके, मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज और ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म लाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। ओके, बस ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये पॉइंट, और ये पॉइंट। ओके, और ये भी पॉइंट याद कर लेना। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा चीज आप याद कर लेना। फिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मतलब ये है गाइस कि इंडिया में एक बॉडी है, ओके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत में आती है। ये क्या करती है गाइस? ये ड्रग को जो है कंट्रोल करती है, जो ना हेरोइन या कुछ टॉक्सिक ड्रग जो भी है, ओके, इसको कंट्रोल करती है। ओके, सिर्फ इसलिए अलाउ करती है मेडिकल पर्पज के लिए। ओके, तो गाइस इसको एस्टेब्लिश किया गया था नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है गाइस। अगर बात करें गाइस तो ये आर्टिकल 27 यही बोलता है गाइस, को प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन के लिए एक्सेप्ट द मेडिसिन पर्पज के लिए। ओके, ड्रग एब्यूज कंट्रोल इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एनसीबी नेशनल कंट्रोल ब्यूरो जो है गाइस एक ऑपरेशन ट्रांस है गाइस, इसको याद रखना। ऑपरेशन ट्रांस जो 2020 में लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनली ये लॉन्च है। ओके, ट्रांस है उसका, एनसीबी जो है पार्ट है। ओके, एक ऑपरेशन ट्रांस किस लिए लॉन्च किया गया था गाइस? ये टैकल करने के लिए किया गया था कि जो मेल कोरियर शिपमेंट साइकोट्रॉपिक ड्रग का होता है गाइस, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, ऑपरेशन ट्रांस इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, इसमें एनसीबी भी उसका पार्ट है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया एनसीबी के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ फिर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद गाइस एक और है हमारी बॉडी जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल, ये क्या बोलता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बनाया गया था करप्शन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको किसने रिकमेंड किया था गाइस? सैंथन कमीशन ने इसको, कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था 1962 में। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास किया गया था, बट 2003 में गाइस पार्लियामेंट में लॉ को इनेक्ट करके इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। ओके, सीबीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें क्या कमिश्नर होते हैं, ओके, और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ओके, इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है गाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, इसका रिकमेंडेशन कौन करता है गाइस? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन करता है। इसकी ये 4 साल तक के लिए गाइस हम कह सकते हैं कि इनका टर्म होता है, या फिर इन्होंने 65 ईयर का एज अटेंड कर लिया हो। ओके, क्लियर है सारा चीजें? ओके, फिर ये दोबारा अगर एक बार आप सीबीसी कमिश्नर बन गए, ओके, तो आप फिर दोबारा से एलिजिबल नहीं हो। ओके, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। ओके, अगर ये किसी में इन्वॉल्व है, अगर इन कैपेसिटी है इनको। ओके, ही इज कन्विक्टेड एनी ऑफेंसेस, अगर वो किसी और एम्प्लॉयमेंट में है। ओके, अगर ये अनफिट है अपनी ड्यूटी के लिए किसी इंजरीज या किसी और की वजह से, ओके, अनफिट है। ओके, तो ये प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया गाइस। फिर एक रिपोर्ट है गाइस, एक रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। एक ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट गाइस जो सेक्सुअल अब्यूज होता है चिल्ड्रन के ऊपर, ओके, इसको रोकने के लिए बनाया गया था, बनाया गया है मतलब। ओके, रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था इस साल। मुझे लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट इज लॉन्च बाय बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, इसलिए वर्किंग टुगेदर टू इन द सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन। ओके, तो चिल्ड्रन का जो सेक्सुअल अब्यूज होता है गाइज
उसको रोकने के लिए ये थ्रेड बनाया गया था। ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती, ग्लोबल थ्रेड असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, इसमें सारी चीजें बताता है। ओके, तो आई होप कि गाइज आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।